बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है। हमने एक बड़ी कामयाब टेलीथॉन की, लगभग 5 घंटे से ज़ायद वो जारी रही और उसमें पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद की है। जो पाकिस्तानी इस वक्त फ्लड्स के अंदर मुतासिर हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी सैलाब मुतासरीन के लिए। अभी ये सिलसिला जारी है और साथ साथ ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब एक बड़ी कैंपेन जो है वो हम इंशाअल्लाह करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मदद करें उतनी कम है। हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान में, सैलाब बढ़ता चला जा रहा है। जो सूरत हाल मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है बहैसियत कौम और बहैसियत पाकिस्तानी के, जो पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। जब हुकूमत काम नहीं कर पा रही और उनकी तवज्जो भी नहीं है उस तरफ, और वो टिकटॉक बनाने में और इस तरह की चीज़ों में मशगूल है, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि वो अपने हमवतनों का हाथ थामे मुसीबत की इस घड़ी में। एक हमारा बरतानिया के शहर लंदन में एक प्रोग्राम है। जुमे वाले दिन शाम को हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सब लोग इकट्ठे होंगे फ़ंड रेजिंग के लिए। और ये रॉयल नवाब रेस्टोरेंट है बरतानिया में, लंदन में, जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। इसकी तफसीलात हम शेयर कर देंगे जल्दी। अब ज़रा आ जाएँ फ्लड्स की तरफ। मुल्तान में नादरीन रात के सूरत हाल बहुत ख़राब थी। इंतज़ामिया ने फैसला किया कि शेर शाह जो बंद है उसको तोड़ दिया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि मुल्तान का जो कंटोनमेंट का इलाका है, कैंट का, उसको बचाना और दीगर कुछ इलाके हैं उनको बचाने के लिए और एयरपोर्ट को बचाने के लिए ज़रूरी था कि जो शहर को या इन एरियाज़ को महफूज रखने के लिए जो बंद है, शेर शाह का बंद, उसमें शगाफ डाला जाए। और फिर उसका बाद में ऐलान किए गए, जगह जगह पे ऐलानात हो रहे थे कि लोग महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, फौरी तौर पे इनखला करें और ये जो एरिया है ये खाली कर दें और यहाँ से महफूज जगह पे चले जाएं। महफूज जगह कौन सी है? देखें, ये तो इंतज़ामिया ने करना होता है ना। इससे पहले वो पहले से बंदोबस्त करती है महफूज मकामात का और शहरियों को बता देती है वक्त से पहले कि आप अपना कीमती सामान जो है उसे महफूज कर लें, और फिर अपनी हर चीज़ को लॉक करने के बाद आप महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाएं। और वो महफूज मकामात पहले से बताए जाते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, फ़लाँ एरिया के लोग फ़लाँ जगह पे जाएंगे, और जो लोग कहीं और जाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के घरों में या ऐसे इलाकों में जो ऊँचे इलाके हैं और कदरे महफूज इलाके हैं, वहाँ पर चले जाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ऐसा लगता है हुकूमत बिल्कुल नाबल्द है, या इन लोगों ने कभी हुकूमत की नहीं। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में तकरीबन पाकिस्तान में सैलाब आया है, और इतने सैलाब आए हैं कि इनको अब तजुर्बा होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि जब सैलाब आए तो क्या किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों की हुकूमत है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सैलाब जैसी सूरत हाल में किस तरीके से शहरियों को महफूज बनाना है। बस सिर्फ ऐलान कर देते हैं कि निकल जाओ, महफूज जगह पर चले जाओ। अब शहरी जिस जगह पे जा रहे हैं हो सकता है वो ज़्यादा गैर महफूज हो या वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सैलाब आ जाए। जो बातें हमें उस टेलीथॉन में बताई हैं पाकिस्तानियों ने, जो लोग फ्लड एरिया से होकर आए या जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और गंभीर है। जंग का इलाका शोरकोट है, उधर बहुत बुरी सूरत हाल है। पीर महल के इलाके में, मुल्तान के मुदाफ़ात में बहुत बड़ी तबाही आई है। आमों के जो बड़े बड़े बागात हैं वो तबाह हो गए हैं। अलीपुर में करोड़ों की गंदम जो सरकारी गोदाम में मौजूद थी वो तबाह हो गई है। लगातार तबाही हो रही है। 18 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें अब तक तबाह हो चुकी हैं, जो आदादो शुमार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई है और भारत में भी बहुत बड़ी तबाही आई। भारत में जिन इलाकों में सैलाब आया ना, इन इलाकों में भारत का 80% चावल पैदा होता है, और पाकिस्तान में जिन इलाकों में सैलाब आया, इन इलाकों में पाकिस्तान का लगभग 90% जो बासमती चावल है वो पैदा होता है। तो बासमती चावल की बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने की तवक्को है और इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अब जो चावल की फसल आ रही है, देखे ना, 1 महीना रह गया था। अभी ये सितंबर के आखिर में चावलों की कटाई का सीज़न था और ये फसल किसानों ने हासिल कर दी थी। सारी मेहनत का उनको फल मिलना था, लेकिन बदकिस्मती से इस सैलाब के बाद किसान अपनी इस फसल से महरूम हो गए हैं। सारी फसल डूबकर तबाह हो गई है। हालात बहुत ख़राब हैं। और इसमें जो अब तक की इतला है उसमें जलालपुर पीरवाला का इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है, और जो स्पेशली जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, वहाँ के लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमारे बारे में बात नहीं की जा रही, हमारे बारे में बताया नहीं जा रहा कि हम कितनी बड़ी तबाही से दो चार हो रहे हैं। जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में राब्ते में हैं, वो उन सब ने अपने
مین جو دفاتر ہیں یا جو مین لوگ ان کے کام کرنے والے ہیں ان سب کو فوری طور پہ جنوبی پنجاب میں رپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ فوری طور پہ وہاں جائیں اور جا کر سنبھالیں وہاں کے لوگوں کو اور ان کی حفاظت کریں، ان کو ریسکیو کریں، ان کو ریلیف کا کام کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، کیونکہ وہاں بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ناظرین اس وقت، اب یہ فیصلہ حکومت نے کیا یا انہیں کرنا پڑ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے امداد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے۔ یعنی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے بیرونی امداد نہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور اس کا اندازہ کیا جا رہا ہے، اپنے وسائل سے ہم تعمیر نو کریں گے اور اس کے لیے بیرونی امداد نہیں لی جائے گی۔ دیکھیں یہ آپ نے کہانی سنی ہوگی جس میں ایک لومڑی تھی، لومڑی کو انگور کا ایک گچھا نظر آتا ہے بڑا میٹھا اور دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پکا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، تو لومڑی ایک چھلانگ مارتی ہے اسے پکڑنے کے لیے، وہ نہیں پکڑا جاتا، پھر مارتی ہے، پھر نہیں پکڑا جاتا۔ لومڑی کافی دیر کوشش کرتی ہے اس گچھے کو توڑ لے، کسی طرح اس میں سے کچھ انگور کھا لے۔ جب وہ گچھا نہیں توڑ پاتی، اسے نہیں کھا پاتی، تو پھر وہ وہاں سے چل دیتی ہے اور جاتے ہوئے وہ گچھے کو مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، کہ مجھے نہیں ملے نا تو کھٹے ہی ہیں، ذہن بنا لیا اس نے۔ تو پاکستان کو اب اس بات کا آئیڈیا ہے کہ بیرونی امداد بہت مشکل ہے اس مرتبہ۔ ریزن یہ ہے کہ 2022 کے سیلاب میں جب کافی تباہی آئی تو پاکستان نے 11 ارب ڈالرز پلج ہوئے تھے پاکستان کے، یہ وعدہ کیا گیا تھا ممالک کی جانب سے کہ 11 ارب ڈالرز پاکستان کو دیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو منصوبے دینے تھے، اس کے لیے پاکستان کو بتانا تھا کہ یہ چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور یہ بن رہی ہیں، اس کے لیے آپ پیسے جاری کریں۔ پاکستان کی حکومت نالائق، نکمی، نکھٹو، ٹکے کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ساری توجہ سیلاب متاثرین کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو ٹھوکنے پر تھی، 2024 کا الیکشن چوری کرنے پہ تھی، عمران خان کو جیل میں ڈالنے پر تھی، لہذا سیلاب متاثرین کو سارے بھول گئے اور وہ پروجیکٹ بھی سارے بھول گئے۔ اب یہ کس منہ سے جا کے لوگوں سے امداد مانگے؟ تو امداد مانگ تو سکتے ہیں لیکن ملنی نہیں ہے، تو پھر انگور کھٹے ہیں، لہذا امداد لینے کی بجائے خود ہی بنائیں گے۔ خود کیسے بنائیں گے؟ احسن اقبال اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے اور یہ ایک بہانہ ہے، اب یہ سارا ملبہ سیلاب کے اوپر ڈال دیں گے، ہر مرتبہ یہ اپنے کیے کرائے کا ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ناظرین عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں جو انہوں نے جیل میں کل اپنی بہن سے ملاقات کے وقت دیا۔ امپورٹنٹ ہے ان کا پیغام آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہی ایک پیغام پہنچانے کی سزا علیمہ خان بھی کاٹ رہی ہیں، ان کی فیملی بھی کاٹ رہی ہے، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم لوگ بھی کاٹ رہے ہیں، جو لوگ عمران خان صاحب کا پیغام ابھی تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ پاکستان کا میڈیا تو نہ ہی دکھاتا ہے نہ سناتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ کلمہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزادی